हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कोमल स्पेस। फ्रेंड्स, ये वीडियो पार्ट 5 है उस सीरीज़ का जिसमें हम कवर कर रहे थे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर एम्स सीआरई 2025 एग्ज़ाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, ए नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग ब्लड फ्लो इज़, यानी ब्लड फ्लो को इवेल्युएट करने के लिए नॉन इन्वेसिव मेथड यानी कि वो मेथड जिसमें हम कोई भी प्रकार का इंसर्जन बॉडी में नीडल के थ्रू या सर्जरी के थ्रू ना करें, उसे क्या कहते हैं? नॉन इन्वेसिव मेथड। तो फ्रेंड्स, गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक नॉन इन्वेसिव मेथड है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी डोपलर अल्ट्रासाउंड करेक्ट हो जाएगा। डोपलर अल्ट्रासाउंड, क्योंकि फ्रेंड्स डोपलर अल्ट्रासाउंड में हम क्या करते हैं, साउंड वेव्स, साउंड फ्रीक्वेंसीज का यूज़ लेते हैं ब्लड फ्लो वेलोसिटी और डायरेक्शन पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस वेनोग्राफी, एंजियोग्राफी एंड कार्डियक कैथेटराइजेशन गलत हो जाएंगे, क्योंकि इन सब में क्या किया जाता है, नीडल के द्वारा इंसर्शन किया जाता है और फिर एग्जामिनेशन किया जाता है। तो बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी टीएलडी बैच मॉनिटरिंग इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर, यानी फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है टीएलडी बैच जो होता है वो किस चीज़ की मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है प्राइमरीली। तो फ्रेंड्स, हैविंग ए लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन बी मॉनिटरिंग क्यूमुलेटिव ऑक्यूपेशनल रेडिएशन डोज ऑफ स्टाफ। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स टीएलडी बैच जो होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है थर्मोल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर, उसका हम किस लिए यूज़ लेते हैं? जो अपने रेडिएशन स्टाफ है, ऑक्यूपेशनल वर्किंग स्टाफ जो है, उनकी रेडिएशन डोज को मॉनिटर करने के लिए हम लोग टीएलडी बैच का यूज़ लेते हैं। सो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट फिल्टर combinations is most commonly used in mammography to optimize soft tissue contrast and minimize patient dose, यानी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम ऐसा कौन सा टारगेट फिल्टर कम्बिनेशन जो है यूज़ लेंगे मैमोग्राफी के अंदर जिससे हम क्या कर सकें, ऑप्टिमाइज़ कर सके सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट को और मिनिमाइज़ कर सके पेशेंट डोज को। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी मोलिब्डेनम टारगेट विथ मोलिब्डेनम फिल्टर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैमोग्राफी के अंदर अच्छी इमेज क्वालिटी के लिए, अच्छे कंट्रास्ट के लिए और पेशेंट डोज कम लगे उस चीज़ के लिए क्या यूज़ लिया जाता है, मोलिब्डेनम का टारगेट विथ मोलिब्डेनम फिल्टर। सो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेंड्स इट्स एन असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन, यानी फ्रेंड्स इसमें हमें पहले एक स्टेटमेंट गिवन है ए और आर उसका रीज़न है। तो हमें फ्रेंड्स इसमें बताना है कि ए और आर ट्रू है या फिर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, या फिर आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का या फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो ये हमें बताना है। सो लेट्स हैव ए लुक एट द स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है, पैक्स अलाउज रिमोट व्यूइंग ऑफ मेडिकल इमेजेस, यानी फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि जो पैक्स है वो मेडिकल इमेजेस की रिमोट व्यूइंग कराता है, यानी कि अगर एक हॉस्पिटल में पेशेंट की इमेजेस और डिटेल्स है और हमें किसी दूर दराज हॉस्पिटल में या फिर लेबोरेटरी में वहाँ हमें वो इमेजेस देखनी है तो वो हम देख सकते हैं। और आर जो इसका रीज़न दे रखा है वो क्या दे रखा है कि पैक्स यूजेस डाइकॉम एज ए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग इमेजेस, यानी पैक्स जो है वो डाइकॉम का यूज़ लेके इमेजेस को स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है। तो फ्रेंड्स गिवन दोनों स्टेटमेंट्स में दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना कि ये रिमोट व्यूइंग प्रोवाइड करता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और पैक्स जो है वो डाइकॉम का यूज़ करके इमेजेस को स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मैच द सिस्टम विथ इट्स प्राइमरी फंक्शन, यानी ये जो गिवन सिस्टम्स हैं हमें इनके प्राइमरी फंक्शंस के साथ में मैच करना है। सो लेट्स हैव ए लुक। फर्स्ट हमारे पास कौन सा सिस्टम है, पैक्स। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस को देखने के बाद हमें पता चलता है ऑप्शन बी इमेज आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि फ्रेंड्स पैक्स की फुल फॉर्म ही क्या होती है, पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पिक्चर को जस्ट इमेज से रिप्लेस किया है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, पर ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पैक्स के लिए। तो ऑप्शन बी हो गया पैक्स के लिए। सेकेंड सिस्टम हमें दे रखा है HIS, HIS, जिसकी फुल फॉर्म होती है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्राइमरी वर्क क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ऑप्शन ए पेशेंट डेमोग्राफिक्स एंड बिलिंग,
तो सेकंड के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए। पेशेंट डेमोग्राफिक्स यानी पेशेंट का नाम, एज, जेंडर वगैरह ये सब स्टोर करके रखना डाटा, और बिलिंग यानी पेशेंट की बिलिंग वगैरह करवाना, ये किसके अंडर आता है? हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। तो ओके, ये सेकंड के लिए ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड सिस्टम कौन सा है हमारे पास? रिस, RIS, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये क्या करता है? शेड्यूलिंग एंड रिपोर्टिंग इन रेडियोलॉजी। तो फ्रेंड्स इसका क्या काम होता है रिस का? कि भाई ये जो है ना, जो भी पेशेंट्स है उनका शेड्यूल बनाना कि कब कौन सा स्कैन होगा, कब कौन सा प्रोसीजर होगा, और रिपोर्टिंग बनाना यानी कोई भी एक्सरे है, स्कैन है, उसकी रिपोर्ट तैयार करना। ये सब किसके अंदर आता है? किसके अंडर आता है? रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिस के अंदर। सो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किसके लिए? थर्ड जो अपना सिस्टम है उसके लिए क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट फोर्थ सिस्टम हमें दे रखा है TLD बैच। तो फ्रेंड्स रिमेनिंग जो ऑप्शन हमारे पास बचता है ऑप्शन सी, रेडिएशन डोज मॉनिटरिंग फॉर स्टाफ। हमें पता है TLD बैच का क्या काम होता है? रेडिएशन डोज को मॉनिटर करना जो स्टाफ को लग रही है। सो इसके लिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स ये एक ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है? स्टेटमेंट्स की स्टडी करके बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। सो लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए को अगर हम देखें, TLD बैच प्रोवाइड्स रियल टाइम डोज मॉनिटरिंग। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? फॉल्स, क्योंकि TLD बैच कभी भी रियल टाइम जो डोज है नहीं बताता है, रियल टाइम डोज मॉनिटरिंग नहीं करता है, इसकी बाद में स्टडी की जाती है जो इसने डोज मॉनिटर की है। तो फ्रेंड्स रियल टाइम डोज कौन मॉनिटर करता है? तो पॉकेट डोजीमीटर। अगर यहाँ पे होता कि पॉकेट डोजीमीटर प्रोवाइड्स रियल टाइम डोज मॉनिटरिंग तो वो स्टेटमेंट सही हो जाती, ट्रू हो जाती। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मोलिब्डेनम टारगेट इज स्टैंडर्ड इन मैमोग्राफी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है क्योंकि फ्रेंड्स मैमोग्राफी के अंदर एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा मोलिब्डेनम का ही टारगेट यूज़ किया जाता है। स्टेटमेंट सी, डाइकोम हैंडल्स बोथ इमेज डाटा एंड मेटा डाटा। सो फ्रेंड्स ये भी स्टेटमेंट जो है वो कम्प्लीटली ट्रू है क्योंकि फ्रेंड्स डाइकोम जो है दोनों चीज़ों को हैंडल करता है, इमेज के डाटा को भी हैंडल करता है और मेटा डाटा को भी हैंडल करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स ये एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्लिनिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस एम्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिसमें सिचुएशंस दी हुई होती है और आपको पूछा होता है कि भाई इसमें आगे क्या होगा। सो फ्रेंड्स इट्स अ क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम्स के पर्सपेक्टिव से। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे चैनल पे आपको काफ़ी पोस्ट में क्विज़ अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप एक बार जाके उन क्विज़ को भी सॉल्व करें ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल पता चलेगा कि और आपको कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आई रिकमेंड यू एक बार आप जाके क्विज़ भी सॉल्व करें। एंड फर्दर फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पे शॉर्ट क्विक रिवीजन वीडियोस लेके आने वाली हूँ, शॉर्ट्स लेके आने वाली हूँ उन टॉपिक्स के जो जिन्हें आई कंसिडर कि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। और अगर उसके अलावा भी कोई टॉपिक जो आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं और आप जिनका आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट कर देना ताकि मैं उन पर भी शॉर्ट वीडियो लेके आ जाऊँगी। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 7। A 40-year-old woman undergoes screening mammography, यानी एक 40-year-old woman है जिसके हम क्या कर रहे हैं? स्क्रीनिंग मैमोग्राफी कर रहे हैं। हर ब्रेस्ट टिश्यू इज़ वेरी डेंस, ब्रेस्ट टिश्यू क्या है? वेरी डेंस है। विच टारगेट फिल्टर कम्बिनेशन, यानी कौन सा टारगेट फिल्टर कम्बिनेशन आप यूज़ करोगे, इज़ प्रेफर्ड टू रिड्यूस पेशेंट डोज वाइल मेंटेनिंग इमेज क्वालिटी, यानी इमेज क्वालिटी को मेंटेन करते हुए पेशेंट को डोज कम लगे तो आप कौन सा टारगेट फिल्टर कम्बिनेशन जो है यूज़ करोगे। सो फ्रेंड्स हैविंग ए लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन बी रोडियम ये करेक्ट हो जाएगा, यानी हम टारगेट भी रोडियम का लेंगे और फिल्टर भी रोडियम का लेंगे। क्यों फ्रेंड्स? मोलिब्डेनम क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि फ्रेंड्स रोडियम जो होता है वो स्लाइटली हायर एनर्जी की एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस करता है एज कंपैरिजन टू मोलिब्डेनम। ठीक है, तो अगर हायर एनर्जी की एक्सरेज होगी स्लाइटली हायर तो वो डेंस टिश्यू को इजीली क्रॉस कर जाएगी, कम एब्जॉर्ब होगी, तो पेशेंट को डोज क्या लगेगी? कम लगेगी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा कम्प्लीटली करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स ये भी एक असर्शन और रीज़न टाइप क्वेश्चन है, तो आइए हम इसमें स्टेटमेंट्स को देखते हैं। स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है? द लाइन फोकस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन एक्सरे ट्यूब्स टू अचीव अ स्मॉल इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज व्हाइल मेंटेनिंग ए लार्जर एक्चुअल फोकल स्पॉट। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या होता है? इसमें जो
अपन क्या कर देते हैं, स्मॉल इफेक्टिव फोकल स्पॉट जो है वो अचीव करते हैं, जबकि जो एक्चुअल फोकल स्पॉट होता है वो लार्ज होता है। कैसे कि जैसे ये अगर एनोड का टिल्ट है, यहाँ पर जो फोकल स्पॉट है वो लार्ज साइज के अंदर है, लेकिन जो पेशेंट को इफ़ेक्टिव लगेगा वो कैसा लगेगा, स्मॉल साइज़ के अंदर लगेगा। और यहाँ हमने लार्ज क्यों किया, ताकि हीट जो है वो इजीली डिसिपेट हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसका रीज़न देखें। टिल्टिंग द एनोड टारगेट रिड्यूसेस द इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज। टिल्टिंग यानी फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही, अगर एनोड एंगल ये एक तो ये सीधा एनोड है, एक ही हमने क्या कर दिया, इसको टिल्ट कर दिया। तो टिल्टिंग द एनोड एंगल, टिल्ट करने से इफेक्टिव फोकल स्पॉट जो है, ये जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट है उसका साइज़ कैसा हो जाएगा, सीन बाय द पेशेंट, वो है रिड्यूस हो जाएगा। यानी जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट का साइज़ है वो रिड्यूस हो जाएगा विदाउट ओवर हीटिंग द एनोड। और एनोड ओवर हीट भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तो फोकल स्पॉट बड़ा है, हीट इजीली डिसिपेट हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया से डिसिपेट हो रही है। तो ये ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, ये भी एक असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन है। इसमें फ्रेंड्स नीचे मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, वो मैं खुद ही मेंशन कर दूंगी कि ट्रू है या फॉल्स है। सो स्टेटमेंट्स को हम देखें। स्टेटमेंट हमें क्या दे रखी है, वाटर्स व्यू इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्रंटल साइनस। और रीज़न हमें दे रखा है, इन वाटर्स व्यू द ऑर्बिटोमेटल लाइन इज़ केप्ट परपेंडिकुलर टू द फिल्म। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि फ्रेंड्स वाटर्स व्यू जो है वो प्राइमरीली फ्रंटल साइनस को नहीं बल्कि किसे देखने के लिए किया जाता है, मैक्सिलरी साइनस को देखने के लिए किया जाता है। सो स्टेटमेंट ए गलत हो जाती है। और उसका रीज़न दे रखा था, ऑर्बिटोमेटल लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू द फिल्म है। नहीं फ्रेंड्स, ऑर्बिटोमेटल लाइन जो है वो कहाँ, कितने डिग्री एंगल पे होती है, 37 डिग्री एंगल पे होती है टू द फिल्म। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज क्लास। फ्रेंड्स आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप वीडियो देख रहे हो, तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग ए माइलोग्राफी प्रोसीजर द चॉइस ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडियम एंड पेशेंट पोजिशनिंग आर क्रिटिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट एक्यूरेट। तो फ्रेंड्स इसमें बोल रहा है कि माइलोग्राफी के दौरान कॉन्ट्रास्ट मीडियम चूज़ करना और पेशेंट की पोजीशन लगाना एक क्रिटिकल चीज़ है। तो आप इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो मोस्ट एक्यूरेटली उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। सो हैविंग ए लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, माइलोग्राफी इज़ रूटीनली परफॉर्म्ड विथ बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट फॉर एक्सीलेंट स्पाइनल कॉर्ड डेलिनेशन। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट तो कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बेरियम सल्फेट जो है कॉन्ट्रास्ट हम कभी भी माइलोग्राफी जैसे प्रोसीजर में यूज़ नहीं लेते हैं। सो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन बी, नॉन आयनिक वाटर सोल्यूबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट इज इंजेक्टेड इनटू द सबड्यूरल स्पेस अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट नॉन आयनिक वाटर सोल्यूबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट तक तो ठीक था, लेकिन इंजेक्टेड इनटू द सबड्यूरल स्पेस तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो कॉन्ट्रास्ट है वो सब एरेकिनॉइड स्पेस में इंजेक्ट किया जाता है, ना कि सबड्यूरल में। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, द पेशेंट इज यूजुअली पोजिशन्ड प्रोन और लेटरल फॉर लंबर पंचर एंड द कॉन्ट्रास्ट इज इंजेक्टेड इनटू द सब एरेकिनॉइड स्पेस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी जो है हमारा कंप्लीटली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये करेक्टली माइलोग्राफी की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। लंबर पंचर के लिए पेशेंट को कैसे पोजीशन किया जाता है, प्रोन या फिर लेटरल पोजीशन में, और कॉन्ट्रास्ट कहाँ इंजेक्ट किया जाता है, सब एरेकिनॉइड स्पेस में। तो ऑप्शन सी इज कम्प्लीटली करेक्ट। Remaining option, option D, after contrast injection the patient is immediately kept upright to avoid intracranial spread of contrast। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इमीडिएटली अपराइट नहीं किया जाता है पेशेंट को, हल्का सा हेड को अबाउ टिल्ट रखते हैं ताकि क्रेनियल में ना जाए, बट इमीडिएटली अपराइट नहीं किया जाता है। तो ये ऑप्शन कम्प्लीटली गलत हो जाता है। सो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन, नई प्रिपरेशन आपकी एकदम अच्छे से हो सके, हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन जो है वो और बूस्ट हो। सो फ्रेंड्स हैव ए गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।